अपनी जीत से तू किया कर बातें, अपनी जीत से तू किया कर बातें, हार से तोड़ दे सारे नाते। अपने जीत से तू किया कर बातें, हार से तोड़ दे तू सारे नाते। सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दे आते जाते, तेरी हैं ये दिन, तेरी हैं ये रातें। तो हेलो बच्चों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। मैं आप सबके बीच आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आया हुआ हूं। हिंदी गद्य खंड से मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगा प्यारे नन्हे बेटे को। आज का यह शीर्षक होगा प्यारे नन्हे बेटे को। आज हम लोग इन्हीं शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें प्यारे नन्हे बेटे को। यह कविता जो है सुप्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। विनोद कुमार शुक्ल, जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ल, जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। जी हाँ बच्चों, तो विनोद कुमार शुक्ल जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ और इसका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ थे। रायपुर छत्तीसगढ़ इसके निवास स्थान थे। आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कक्षा की ओर। तो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। 20वीं शताब्दी के जब शुरुआत हुई उसके 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल जो है ना कवि के रूप में सामने आए हुए थे। कुछ ही समय के बाद हुआ यूं कि कुछ ही समय के बाद उसी दौर में उनकी एक कहानियां भी सामने आई थी। अब कहता है कि कुछ ही समय के बाद, अर्थात जब वह कहानियां कविता के क्षेत्र में वह प्रवेश किए तो कुछ ही समय के बाद उसकी कहानियां भी प्रकाशित हो गई। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल और न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जनों का ध्यान आकृष्ट किया था। कहते हैं बहुत ही उन्होंने देखने में, बहुत उसकी कहानियां बहुत ही देखने में सरल और सहज था, लेकिन उसकी जो रचना थी ना बहुत ही जटिल थी। बहुत ही जटिल होने के कारण आपने उसका जो न्यारापन स्वभाव था ना, उस कारण से उनको जो है ना सुधी जनों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और अपनी रचनाओं में वे अपाद मस्तक, अपनी रचनाओं में वो अपाद मस्तक पूर्णतः समर्पित, न्यारे और अद्वितीय थे। अपनी उसकी जो रचनाएं थी वो अपाद मस्तक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेषता निरायास और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। कहते हैं यह जो विशेषता थी ना विनोद कुमार शुक्ल की, यह किसी की दी हुई नहीं थी या किसी के ऊपर दबाव नहीं था, अर्थात किसी के द्वारा इसको दिया नहीं गया था। ये इसका खुद का था, इसका खुद का वह विश्वास था, खुद का लगन था, जिसके कारण से यह ऊंचाइयों तक, इस मुकाम तक पहुंचे। और इनकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी। इन्होंने जो कहानी और कविताओं की रचना का जो इन्होंने सार दिया, इसकी जो मूल जड़ें जो थी ना, लिखने की जड़ें, स्तंभ जहां से शुरू होता है, नींव जहां से शुरू होता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी ना, इसके मजबूती का एकमात्र आधार था संवेदना और अनुभूति। यह बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अनुभूति से युक्त कवि थे और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। यह जो थी ना उसके भीतर से पैदा हुई खासियत थी, उसके अंदर से, उसके आत्मा से पैदा हुई शक्ति थी। आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा पावर था, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा पावर था, जिस कारण से वह आज इस मुकाम तक आया। तब से लेकर आज तक वह
अद्वितीय, मौलिक, स्फुट। तब से लेकर आज तक इस पूरे संसार में, इस हिंदी कविता और कहानियों के क्षेत्र में आज तक विनोद कुमार शुक्ल अद्वितीय, मौलिकता, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों से उजागर होती हुई आई है, होती हुई आई। कहने का यहाँ आशय है, उसकी रचनाएं जो है ना, अद्वितीय, मौलिकता भाव, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर आज तक इस संसार में कविता और उपन्यास, कहानियों में उजागर होती हुई आई हैं। वह इतनी संश्लिष्ट जैविक, आवयाविक और सरल हैं कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। अर्थात कहने का आशय है, उसकी रचना, उसकी कविताएं, कहानियों जो वो रचना करते हैं ना, अर्थात इस प्रकार से वह स्पेसिफिक रचना करते हैं, वह विशिष्टतम रचना करते हैं कि उसका नकल कोई नहीं किया कर सकता, उसका नकल कोई नहीं कर सकता उसकी रचनाओं का। अर्थात वह उन्होंने एक विशिष्ट संवेदना, इस प्रकार की संवेदनाओं को संवेदित किया कि उस प्रकार का नकल करने से पहले भी कोई आदमी 100 बार सोचेगा। कविता और कथा दोनों ही विधाओं में, कविता और कथा दोनों ही विधाओं में उन्होंने ऐसा करना चाहा। वे मुंह के बल बालू पर गिरे, और वह मुंह के बल जो है ना, बालू पर गिर पड़े। अर्थात कहने का आशय है, कविता और कथा दोनों ही विधाओं में, कविता भी और कथा भी दोनों विधाओं में उन्होंने, कहता है कि उन्होंने नहीं, जिन्होंने, कविता और कथा दोनों विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा, वे मुंह के बल गिर पड़े। कहते हैं कि जिन्होंने भी इस प्रकार की तुलना किया, विनोद कुमार शुक्ल से तुलना करने की कोशिश की, इसकी नकल करने की कोशिश की, वह कामयाब नहीं हो सके। कविता और कहानी, अर्थात कहने का आशय यहाँ कविता और कथा दोनों में अगर जिन्होंने इस संवेदनशीलता को लगाने का कोशिश किया, वह सक्सेस नहीं हो सका, और इस नकल करने के चक्कर में वह अपने बल अपने ही गिर पड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल उस स्थिति तक पहुंचे, तब जाकर के विनोद कुमार शुक्ल एक विख्यात कवि के रूप में प्रख्यात हो गए। विनोद कुमार शुक्ल वस्तुतः कवि और कथाकार दोनों हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी कवि के साथ साथ यह प्रमुख कथाकार भी हैं, और इसकी कहानी और कविताएं दोनों एक विशिष्टतम रूप लिए हुए हैं, दोनों ही एक विशिष्टतम रूप लिया हुआ है। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है, दोनों ही विधाओं में उसका अवदान बहुत ही अप्रतिम है। पिछले दशकों में उसके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। पिछले दशक में, इसमें कहा पिछले दशक में, कहता है कि उसके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए, जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। कहते हैं कि उसके पिछले दशक में जो रचनाएं हुई थी ना, उन्होंने जो है हिंदी उपन्यास की दशा और दिशा पर बहुत ही निर्णायक प्रभाव डाला, महत्वपूर्ण प्रभाव को डाला। इन उपन्यास ने इसको, इन उपन्यास जो पिछले दशक में उत्पन्न हुआ था, पिछले दशक में जो लिखा गया था, इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ दिया। उसकी हिंदी उपन्यास की जो सुस्ती थी ना, जड़ता और सुस्तियों को तोड़ दिया, और कथा, भाषा और तकनीकों को एक रचनात्मक स्फूर्ति दे दिया। अर्थात जो स्थिर पड़े हुए थे, जो अविशिष्टतम रूप से थे, उसको तोड़ करके इन्होंने एक नई रूपरेखा प्रदान कर दिया। इनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के समान और निम्न मध्यम वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए। कहता है कि इनके कथा साहित्य ने, इसकी जो कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के, बिना किसी प्रकार के वीर मुद्रा के सामान्य निम्न मध्यम वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए, जिनमें अद्भुत जीवट और जीवानुराग, संबंध बोध और सौंदर्य की चेतना है। अर्थात इसकी रचनाएं जो है ना,
इतनी संवेदनशीलता है, इतनी जटिलता है कि निम्नतम मध्यम वर्ग के लोगों को इन्होंने मुख्य रूप से आकृष्ट किया और उन्होंने मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। उन गरीबों का, उन मध्यम वर्ग लोगों का वर्णन किया, मध्यम वर्ग के ऐसे ऐसे पात्रों को चुना, ऐसी संवेदनाओं, इसने अपार संवेदनाओं के बल पर लोगों के दिल पर राज कर लिया। अगर इसकी वृत्ति में बात करें, इसकी वृत्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, इसकी वृत्ति जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सबसे पहले जब इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, तो इसकी शिक्षा दीक्षा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे। अर्थात इन्होंने जो है वृत्ति की बात करें इसकी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे और निराला सृजन पीठ में इन्होंने जून 1994 से 1996 ईस्वी तक इन्होंने अतिथि साहित्यकार के रूप में कार्य किया। और सम्मान की बात करें, रघुवीर शाह स्मृति सम्मान पुरस्कार से इन रचनाओं के लिए, इन विशिष्ट रचनाओं के लिए इसको रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में लगातार इसको जो ना इसको सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसके जो किंतु यह इस प्रकार से उन्होंने जो है ना, इस प्रकार से उन्होंने उन रचनाओं के माध्यम से जब विशिष्टतम रूप से ये सब पुरस्कार उसको इस प्रकार से जो उन्होंने विशिष्टतम रूप से पात्रों को उन्होंने चुना और इस प्रकार से जो उन्होंने दिल पर राज किया और लोकप्रिय कवि के रूप में सामने आए, जिसका परिणाम इतने इतने सारे उसको सम्मान के स्वरूप में मिला। कहते हैं किंतु यह सदा अस्वाभाविक, किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यत्न साध्य और हीरोइक्स के से परे इतने स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में है कि जैसे वह परिवेश और वातावरण के अविच्छिन्न अंग हो। तो बच्चों, यहां कहने का आशय है, उन्होंने जो जीवन सौंदर्य का, चेतना का जो विषय लिया, किंतु यह सदा अस्वाभाविक हैं, यथासाध्य हैं और हीरोइक्स से इतने परे, स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण का अविच्छिन्न अंग हो, अर्थात अभिन्न अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और विख्यान, कविता और कथा दोनों में, विनोद कुमार शुक्ल का जो व्याख्यान है ना, उसका जितनी भी बड़ाई किया जाए, उसके बारे में जितनी भी बातें किया जाए, उसके लिए कम हो जाएगी, क्योंकि इतने लोकप्रिय कवि थे ना कि लोगों के दिल में बसे, कहते कहते उसके बारे में कहते कहते बातें नहीं खत्म होती। कविता और कथा दोनों क्षेत्र में यह उसके बारे में बात करना, उसके बारे में, उसकी विशिष्टताओं के बारे में बताना, यह अंत ही नहीं होगा। मामूली बात की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं, खत्म भी होता है। और रोजमर्रे के सामान्य व्यवहारित एक हद तक घिसे पीटे शब्दों में, कहता है कि रोजमर्रे के सामान्य व्यवहारित एक हद तक घिसे पीटे शब्दों में उसका समूचा साहित्य लिखा गया है। उसका बहुत ही घिसे पीटे शब्दों में उसका समूचा साहित्य लिखा गया है। साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को, साक्षर या किसी भी सामान्य व्यक्ति को उसका साहित्य पढ़ते हुए भी कभी शब्दकोश देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी है भाषा उनकी। अर्थात उन्होंने भाषाओं को इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि कम पढ़े लिखे इंसान भी हो, थोड़े पढ़े लिखे इंसान भी हो ना, उसके व्याख्यानों को समझने के लिए, उसके पाठों को समझने के लिए किसी प्रकार के डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। इतने सरल भाव से लिखे इन्होंने। पर उन्हीं के शब्दों में एक
अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई, अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे अपने संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण गरिमा में वह प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हुए किंतु सबसे कम विवेचित लेखक है। विनोद कुमार शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय लेखक हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते, बहुत सारे लोग इसकी कविताओं को पढ़ते, लेकिन यह सबसे कम विवेचित लेखक है, सबसे कम विवेचित लेखक है। निश्चय ही यह भी अद्वितीयता और मौलिकता का एक और सबूत है, अर्थात उसकी विवेचना जो है ना सबसे कम होती है। निश्चय ही यह उसकी अद्वितीयता, अर्थात वह उसका जो होता ना रचनाएं किसी रचनाओं से जो होता ना मैच नहीं करता, अर्थात अद्वितीय जो भी लिखता था एक अनायास और एक विशिष्ट रूप में लिखता था, जिसका कि नकल, जिसके स्वरूप में जब नकल ही नहीं किया जा सकता तो स्वरूप कहां से आएगा। इसी का सबूत है कि आज तक इसको संपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, लेकिन इसका विवेचक जो है ना, इसकी विवेचना बहुत ही कम हुए। प्रकृति, समाज, पर्यावरण और समय से उनकी संपृक्ति किसी विचारधारा और दर्शन या प्रतिज्ञा का मोहताज नहीं है। कहता है प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उसकी संपृक्ति किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा का मोहताज नहीं। उसकी संपृक्ति जो है, संपृक्ति पुराने महान कवियों, लेखकों की एक सरोखी है। उसकी संपृक्ति जो है पुराने महान कवियों और लेखकों की एक सरीखी है। आज के समय में वे भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आज के साहित्य में वह विनोद कुमार शुक्ल एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कविता, कहानियां और उपन्यासों का इन्होंने संग्रह किया। इसकी कृतियां, इसके जीवन का प्रथम कविता जो आई लगभग जय हिंद नामक अपने जीवन काल में इन्होंने प्रथम कविता का रचना किया हुआ था और यह पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकट हुआ था। जैसा कि हमने बात किया कि यह पहचान सीरीज अंतर्गत सबसे पहले में आए लग जय हिंद की रचना के माध्यम से, और वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इसकी एक रचनाएं हैं, हालांकि इसका शीर्षक बहुत बड़ा है, लेकिन ये इसकी विशिष्ट महत्ता जो है बहुत ही विशिष्ट है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये 1981 ईस्वी में यह रचना इसकी प्रकाशित हुई। और सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में, अतिरिक्त नहीं 2001 ईस्वी में। ये सब जो हुआ इसका कविता संकलन है, इसका कविता संग्रह है। और साथ ही साथ नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। नौकर का कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी। ये सभी इसके उपन्यास हैं। और पेड़ का कमरा, महाविद्यालय और कहानी ये सब जो है पेड़ का कमरा और महाविद्यालय, ये सब इसकी कहानी संग्रह है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा महाविद्यालय का नाम सुन करके, जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हुए थे। कक्षा 10 में हमने पढ़े हुए थे मछली कहानी, जो विनोद कुमार शुक्ल महाविद्यालय नामक इससे के कहानी संग्रह से लिया गया था। तो इस तरह से इसका जीवन काल जो है ना कविता और कहानियों में संपूर्ण रूप से समर्पित है, जिसके समान अद्वितीयता और विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है। इन्होंने बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव में कहा था, दुनिया जगत कुएं का, दुनिया जगत है, जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। आवाज नहीं दी मैंने, इस पाठ के बारे में कहा
कहता है आवाज नहीं दी मैंने इसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो। कहता है दुनिया जगत, ये दुनिया जगत, जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा सा बच्चा। आवाज नहीं दी मैंने उसको, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो। चुपचाप धीरे धीरे चला, चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया गोद में, संभल कर उसको उठाया गोद में। बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप, बहुत धीरे चला, बहुत चुप, बहुत धीरे चला। विनोद कुमार शुक्ल ने अपने जीवन तथ्य के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन पथ पर आगे बढ़कर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत किया। तो हमें उम्मीद है आप सब लोगों को यह पाठ अच्छा लगा। तो इसका अगले पाठ हम लोग कविता के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस कविता और उसके कुछ प्रश्नों के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।